नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है साड़ियाँ। मम्मी जी, ये देखिए मैं आपके और मेरे लिए यह वाली साड़ियाँ लाई हूँ। बोलते हुए रजनी अपने हाथों में पकड़ी हुई थैलियाँ में से साड़ियाँ निकालने लगी। सुधा जी ने जैसे ही साड़ियाँ देखी, उनका मुंह फूल गया और वो बोली, बहू मुझे तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगी तुम्हारी लाई हुई साड़ी। तुम जानती हो मेरे लिए साड़ी हमेशा तुम्हारी ननद काम में ही लाती है, और मैं तो कहती हूँ तुम भी अपना दिमाग मत चलाया करो ज़्यादा। तुम्हारी साड़ी भी कामनी से ही मंगवा दिया करेंगे, वो खुशी खुशी ला देगी बेचारी। तुम देखती हो वो कितना करती है इस घर के लिए, और उसकी पसंद भी हमेशा से अच्छी रही है। रजनी बहुत प्यार से अपनी सास और अपने लिए साड़ी लाई थी, मगर सुधा जी के मुंह से ये बात सुनकर रजनी का दिल फिर से एक बार खट्टा हो गया। रजनी की शादी के बाद वो पहली बार अपने हाथों से कुछ खरीद कर लाई हुई थी, मगर वो भी मम्मी जी को पसंद नहीं आई। जबकि रजनी के मायके में तो सब रजनी की पसंद पे नाज करते हैं, पर यहाँ जाने के बाद मम्मी जी को मेरी पसंद क्यों नहीं आती। यह सोचते सोचते रजनी को उस दिन की बात याद आ गई जब रजनी अपनी सास और ननद के साथ बैठी हुई थी और बाहर चूड़ियाँ बेचने वाला आया था। सुधा जी बोली, कामनी मुझे चूड़ियाँ खरीदनी है, चल बाहर से चूड़ियाँ ले लेते हैं, अपने बेटी से बोली। रजनी भी दोनों साथ में बाहर गई। रजनी को लाल रंग की चूड़ियाँ बहुत पसंद है आई, और कामनी को गुलाबी। सुधा जी तभी यही बोली कि कामनी गुलाबी कर रही है तो गुलाबी खरीद लेती हूँ, आखिरकार अब तक कामनी की पसंद का ही तो पहनते आई है। फिर सुधा जी बोली, कामनी तेरे लिए भी चूड़ियाँ खरीद ले बेटा, तूने भी तो पुरानी चूड़ियाँ पहन रखी है, वो अपनी बेटी से बोलती है। कामनी बोली, हाँ मम्मी, बहुत समय से नई चूड़ियाँ नहीं खरीदी है। सुधा जी ने जबरन बेटी के लिए भी नई चूड़ियाँ खरीद ली, मगर रजनी को किसी ने एक बार भी नहीं पूछा क्या उसे भी चूड़ियाँ चाहिए। रजनी यह माँ बेटी का ड्रामा अपने घर में कई दफा देख चुकी थी। उतने में सुधा जी के मोबाइल की घंटी बजी और रजनी की तंद्रा टूटी। उसकी बेटी कामनी का ही फोन था। कामनी का फोन आया ही नहीं कि सुधा जी बोल पड़ी, हो सके तो शाम को घर आ जा बेटा, तेरी भाभी जाने कहाँ से साड़ियाँ उठा लाई है जिसे बदलवानी पड़ेगी। शाम को तू आ जाती तो तेरी भाभी के साथ जाकर बदलवा देती। यह सब सुनकर रजनी उदास हो गई। रजनी की शादी के 1 साल से ऊपर हो चुका था, मगर अभी भी घर में सासू माँ के मुंह से हमेशा उनकी बेटी कामनी का ही नाम रहता। रजनी अपने घर के प्रति समर्पित एक समझदार बहू थी, मगर सुधा जी कभी रजनी को एक बहू वाला दर्जा दे ही नहीं पाई, क्योंकि उनके दिमाग में हमेशा उनकी बेटी कामनी ही रहती। कामनी जब भी आती अपने साथ कठिनाइयाँ का खजाना लाती। उनके मुंह से हमेशा एक नई कठिनाइयाँ सुनने को मिलती, जिस वजह से रागिनी को भी उन पे दया आती। कामनी का मायका और ससुराल दोनों ज़्यादा दूर नहीं थे, इसलिए शाम को कामनी अपने मायके आ गई। कामनी के आते ही सासू माँ तुरंत उसके पास बैठ गई और बोली, बेटा कैसी है तू, और जमाई बहू के व्यवहार में अब कुछ बदलाव आया या नहीं। नहीं माँ, उनके व्यवहार में बदलाव आना होता तो आ गया होता कब से, मुझे नहीं लगता वो कभी बदलेंगे, कामनी बोली। सुधा जी बोली, तू चिंता मत कर, हम लोग हमेशा तुम्हारे साथ खड़े हैं, अपनी बेटी से बोलती है। मम्मी मुझे तेरा 10,000 रुपये दे देना, दोनों बच्चे की स्कूल फीस भी भरनी है। कामनी ने कहा, हाँ हाँ बेटा, रुक अभी लाई। कहते हुए सुधा जी उनके कमरे में जाकर अलमारी खोलने लगी और पैसे लाकर कामनी के हाथ में रख दिए। रजनी जब से इस घर में आई थी तब से यही देख रही थी कि उसके सास ससुर बार बार बेटी को पैसे देते हैं। थोड़ी देर बाद कामनी और रजनी साड़ियाँ बदलने गए, जहाँ कामनी ने अपने लिए एक साड़ी खरीद ली और सासू माँ के लिए के पैसे से एक उसके लिए पैसे से दे दिए। रजनी को पहले तो कामनी दीदी पर बहुत दया आती थी, क्योंकि वो हमेशा बताती कि उसके पति और ससुराल वाले मिलकर उन पर बहुत अत्याचार करते हैं, मगर बार बार दीदी अपने मायके से यूँ पैसे लेना अब रजनी को भी अखरने लगा था। और आज तो दीदी ने हद ही कर दी थी। जो पैसे उन्होंने मम्मी जी से बच्चे की स्कूल फीस के नाम पे लिए थे, उसी से उन्होंने अपने लिए इतनी महंगी साड़ी खरीद ली थी। आज रजनी को यह बात बिल्कुल हजम नहीं हुई। आज रात वो अपने पति राजीव से बोली, कामनी दीदी को हमारे घर में बार बार पैसे क्यों दिए जाते हैं। राजीव बोला, कामनी दीदी का पति हितेश कामनी दीदी और उनके बच्चे का खर्चा उठाता कहाँ है। रजनी, दोनों पति पत्नी के संबंध बिल्कुल अच्छे नहीं है, इसलिए मम्मी पापा कामनी दीदी और उनके बच्चे के सारे खर्चे उठाते हैं, और वैसे भी यह सारा पैसा मम्मी पापा का है,
वो चाहे जिस पे खर्चा करे। रजनी को सुनकर थोड़ा अजब लगा, क्योंकि माँ बाप के पैसे पर तो बेटे बेटी दोनों का हक बराबर का होता है। अगर बेटी दुखी है तो उसके प्रति फर्ज निभाना माँ बाप का कर्तव्य है, किंतु बेटे के लिए पैसे बचाना भी तो उनका फर्ज है। नवरात्रि चल रहे थे और 3 दिन बाद घर में माताजी का कीर्तन था, जिसकी तैयारी सुबह से रजनी लगी हुई थी। सभी आस पड़ोस वाले रिश्तेदारों को आने का न्योता दे दिया गया था। माता जी के कीर्तन में रजनी ने सभी का खूब अच्छे स्वागत किया। भजन कीर्तन से लेकर खाना पीना, एक एक चीज का रजनी ने बहुत ध्यान रखा था। अतः सारे रिश्तेदार में रजनी की बहुत तारीफ की। उस दिन सुधा जी को भी रजनी पे गर्व महसूस हुआ। कीर्तन में कामी और उसके पति हितेश भी आए हुए थे। दोनों दूर बैठकर कुछ अपनी बातों में मग्न थे और दोनों बहुत हंस हंस कर बातें कर रहे थे। उन दोनों को देखकर रजनी सोचने लगी, दोनों को देखकर बिल्कुल भी नहीं लगता कि दोनों के बीच में ऐसा कौन मनमुटाव होगा, और आखिर दुनिया में ऐसा कौन सा पति होगा जो अच्छा खासा कमाते हुए अपनी पत्नी और बच्चे का खर्चा ना रहता है। जी तो इतने सालों बाद ही हर बैठकर इस तरह बातें कर रहे हैं जैसे कोई नया विवाह जुड़ा हो। जब रजनी ने कामनी दीदी और हितेश जीजा जी का नाश्ता दिया तो दोनों एक ही प्लेट में नाश्ता करने लगे। रजनी को जैसे आज शक नहीं यकीन हो चला कि दीदी जीजा जी में बहुत गहरा प्यार है, तो क्यों दीदी यहाँ मायके में जीजा जी के खिलाफ सब कुछ झूठ बताती है। दीदी की वो एक से ऊपर एक कठिनाइयाँ क्या सिर्फ एक दिखावा है। लेकिन दीदी अपने ही मायके वाले को इतना झूठ क्यों बोलेगी। मायके वाले से तो एक बेटी का अटूट रिश्ता होता है। वो सोच रही थी, इतना झूठ क्यों, सिर्फ पैसे के लिए? क्या एक बेटी अपने मायके वाले से इतना झूठ बोल सकती है? रजनी के मन में बहुत सारे सवाल आ चुके थे। उतने में रजनी को पीछे से किसी ने आवाज दी। रजनी ने सारे विचार एक तरफ रखे और फिर से मेहमानों की आवागत में लग गई। मगर उस रात रजनी के मन में सवाल आने लगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कामनी दीदी अपने पति की सारी कमाई बचाकर इस घर से अपने खर्चे पूरे कर रही है, क्योंकि वह जानती है कि उनके मम्मी पापा के पास बहुत पैसे हैं। हितेश जीजू और कामनी दीदी दोनों को देखकर बिल्कुल नहीं लग रहा था कि जीजू और उनके बीच का रिश्ता सामान्य नहीं है। रागिनी जानती थी उसके पति या सास ससुर इस बारे में बात करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो लोग सोचेंगे कि मुझे कामनी से जलन है, इसलिए मैं ऐसा सब बोल रही हूँ। वैसे भी एक बेटी के बारे में माँ बाप कभी गलत क्यों सोचेंगे, ये तो सच है। वो अगली बार का इंतजार करने लगी। देखती है दीदी वापस कब पैसे मांगने आती है, वो इंतजार कर रही थी। दूसरी ओर सास सुधा जी के ये व्यवहार में काफी बदलाव आ चुका था। नवरात्रि में जब सारे रिश्तेदार ने उनकी बहू की तारीफ की थी, सुधा जी को भी अपनी बहू थोड़ी थोड़ी अच्छी लगने लगी थी। अपनी बहू को अब वो ज्यादा टोका टोकी नहीं करती थी और हर मसले में रजनी की राय भी पूछने लगी थी। उसे अपने अपने बहू को मानने लगी थी। रजनी भी सासू माँ में आए बदलाव से खुश थी। थोड़े दिन बाद कामनी ने अपने माँ सुधा जी को फोन किया और बोली, मम्मी राजीव से कहो जल्दी से मेरे नंबर पे 10,000 रुपया गूगल पे कर दे। बिजली का बिल ना भरने की वजह से बिजली वालों ने हमारे घर की लाइट काट दी है। कामनी अपनी मम्मी को फोन करके कहती है। सुधा जी ने फोन कर राजीव से तुरंत 10,000 कामनी को गूगल पे करने को कहा। रजनी बोली, रुको राजीव, पहले मेरी बात तो सुन लो। फिर रजनी सुधा जी से बोली, मम्मी जी यह तो बहुत गलत हो रहा है कामनी दीदी के साथ। उनकी शादी को 10 वर्ष हो गए और अगर उनके पति और कामनी दीदी का रिश्ता इतना ही खराब चल रहा है तो दीदी को ऐसे पति के साथ रहने की क्या जरूरत है। दीदी को और उनके बच्चे को हमेशा के लिए यहाँ मायके आ जाना चाहिए। वैसे भी उनका सारा खर्चा हम ही तो उठाते हैं और हमें उनके पति के खिलाफ कंप्लेन भी करनी चाहिए। ऐसे आदमी के साथ रहकर दीदी का क्या फायदा जो ना दीदी को प्यार देता है और ना पैसे। मैं तो कहती हूँ मम्मी जी, हम इन दोनों को तलाक करवा देना चाहिए। कम से कम कामनी दीदी का ऐसे आदमी से पीछा तो छूटेगा और दीदी हमेशा कहाँ मायके में रहेगी, तो उन्हें हमारे सपोर्ट में मिलना चाहिए। वहाँ दूर बैठे बैठे ना जाने बेचारी कितनी परेशान होती होगी और कितनी ही बातें हमसे कह नहीं पाती होगी। सुधा जी को भी रजनी की बात बिल्कुल सही लगी और बोली, हाँ बहू तुम बिल्कुल सही कह रही हो। वैसे भी कामनी पहले से इतनी दुखी है, जब भी फोन करती है तो रोती रहती है। बेचारी एक पल का सुख ना मिले उस आदमी से
ऐसे निर्लज आदमी के साथ रहने से क्या फायदा जो मेरी बेटी को हर पल नीचा दिखाता है। रुको, मैं अभी फोन लगाती हूँ और कह देती हूँ कि हमेशा के लिए छोड़ दे ऐसे पति को। काश यह बात पहले ही दिमाग में आ गई होती तो मेरी बेटी को इतने दुखे नहीं देखने पड़ते। हमें पहले ही अपनी बेटी और नाते नातिन को यहाँ से ले आना चाहिए था। सुधा जी ने कामनी को फोन किया तो वहाँ से कामनी और रितेश एक दूसरे के सामने मुस्कुराने लगे और रितेश बोला, लगता है पैसे भेज दिए होंगे तभी फोन आया है तुम्हारी मम्मी का। कामनी ने खुशी से फोन उठाया और बोली, हाँ मम्मी, पैसे भेज दिए क्या? सुधा जी बोली, बेटा तू और बच्चे हमेशा के लिए यहाँ आ जाओ। ऐसे निर्लज आदमी के साथ क्या रहना जो तुम्हें इतना सत्य देता है। कामनी यह सुनकर स्तंभ रह गई और बोली, मम्मी ये क्या कह रही हो तुम? समाज क्या कहेगा? आस पड़ोस के लोग क्या कहेंगे? उसे इतनी ताकत नहीं है कि मैं जमाने का सामना करूं और सभी को दलीलें दूं, इसलिए मुझे नहीं आना मम्मी मायके में। सुधा जी बोली, बेटा जमाने भर को दलीलें देने हम बैठे हैं ना, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है किसी के आगे अपनी सफाई देने की। बस अब बहुत हुआ, तो एक पल भी नहीं रहेगी ऐसे आदमी के साथ जिसने तेरे साथ इतनी बदसलूकी की। दरअसल गलती हमारी थी, सब कुछ जानते हुए भी तुझे ऐसे आदमी के साथ रहने दिया। वैसे भी जब से तेरी शादी हुई है तब से तेरा और बच्चों का सारा खर्चा हमने ही उठाया है। यही खर्चा हम तुझे हमेशा अपने पास रखकर भी तो उठा सकते थे। वो तो आज बहू ने ये बात बुझाई, तब मुझे ख्याल आया कि तू इतने सालों से ऐसे आदमी के साथ क्यों रह रही है। बस अब तू आ जा। कामनी यह सब सुनकर घबरा गई और समझ गई कि इससे पहले कि माँ को सच सच पता चल जाए मुझे फोन रख देना चाहिए। कामनी बोली, मम्मी मैं मायके नहीं आ सकती, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, चलिए फोन रखती हूँ। कामनी फोन रखती। फोन रखने के बाद हितेश बोला, क्या हुआ, पैसे आ गए क्या? कामनी बोली, पहले की बात और थी हितेश, अब वहाँ मेरी भाभी आ चुकी है जिसने शायद हमारी यह चालाकी पकड़ ली है। कामनी अपने पति से बोलती है, अब हमारे पास कोई पैसे वैसे नहीं आने वाले हैं। हमारी भलाई इसी में है कि अब हम वहाँ से पैसे ना ले। थोड़े दिन तक तो कामनी मायके भी नहीं आई इसी वजह से। अब तो रजनी को पूरा यकीन हो चुका था कि कामनी ही झूठ बोलती थी और चोरी पकड़े जाने से अब उनसे यहाँ आना भी छोड़ दिया है। सुधा जी ने तो आज कामनी को अपनी कसम देकर घर बुलाया तो कामनी अपने मायके आई। और सुधा जी बोली, कामनी मेरे फैसले पर तूने विचार किया या नहीं? कामनी बोली, मम्मी अभी देश में धीरे धीरे बदलाव आ गया है। मेरे हमेशा मायके चले जाने की धमकी सुनकर वो घबरा गया है। अब वो मुझसे पैसे भी दे रहा है। कहते हुए उसने चोरी निगाहों से रजनी की तरफ देखा। रजनी वही खड़ी खड़ी मुस्कुरा रही थी। सुधा जी सब कुछ काम से बाहर गई है तो रजनी बोली, कामनी दीदी, एक बेटी को अपने मायके से अटूट रिश्ता होता है क्योंकि उसने वहाँ अपनी जिंदगी की 20-22 वर्ष बिताए होते हैं। रजनी अपनी नज़र से बोलती है, अपने मायके वाले से झूठ बोलने के बारे में एक बेटी सोच भी नहीं सकती, मगर कुछ लोग लालच में कुछ भी कर सकते हैं। यह बातें अब समझ में आई मुझे। कामनी बोली, रजनी प्लीज यह बातें मेरे माता पिता या भाई किसी को मत बताना, उन सबका मुझ पे से विश्वास उठ जाएगा। रजनी बोली, दीदी मैं जानती हूँ, इसलिए तो अब तक मैंने किसी को कुछ नहीं कहा। रजनी अपनी नज़र से बोली, मैं नहीं चाहती हूँ कि एक माता पिता को अपनी बेटी पे इतना भरोसा करते हैं उनका उस भरोसे पे से विश्वास उठ जाए। दोस्तों कभी कभी कुछ लोग लालच में इतने अंधे हो जाते हैं कि अपने लोग से ही फायदा उठाने लगते हैं, अपने के भरोसे का गलत फायदा उठाने लगते हैं, मगर ये भूल हो जाते हैं कि 100 दिन लोहार के 1 दिन सोनार का। झूठ कितना भी लाग लपेट के बोल लिया जाए, झूठ एक दिन पकड़ा ही जाता है। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।